विनायक जामगारवी सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में अपना सर्वस्व अर्पण करके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए शहीद हुए, मेहनत ली, उन सब ज्ञात अज्ञात नेताओं को, कार्यकर्ताओं को विनम्र अभिवादन करता हूं। आज के इस सभा के सभाध्यक्ष सम्मानीय एडवोकेट रवि डम्बारे जी, इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रस्तावना रखी वो शीतल डाहट मैडम, शुभम डाहट जिन्होंने संस्था के बारे में उद्देश्य और उनकी योजना बताई, वे शुभम जी डाहट और विद्वत्तापूर्वक बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के बारे में जो अपनी बात रखी, वे सविता ताई जी, सातरडे शुभम दास, शीतल डाहट, प्रशांत अधव, वैशाली नगरारे की और यहाँ बैठे सभी अम्बेडकरी विचारधारा पर विश्वास रखकर एक नई दिशा, नई सोच के लिए यह इकट्ठे हुए ऐसे अम्बेडकरी दोस्तों, कार्यकर्ता, भाइयों तथा बहनों, आज मैं आप लोग सबको 3 अक्टूबर रिपब्लिकन पार्टी के स्थापना दिन की मैं आपको हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। दोस्तों, यहां पर जो विषय रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि रिपब्लिकन पार्टी की संकल्पना, यानी व्हाट इज द रिपब्लिकन पार्टी, उनकी कार्यप्रणाली और रिपब्लिकन पार्टी की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने वक्तव्य में सविता सैटरडे ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर बात रखी है और मैं यह कहूंगा कि बाबा साहब की विचारधारा को आगे लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जन आंदोलन किए, तो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो या राजनीतिक हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बात तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। उन लेबर पार्टियों से यहाँ के जो किसान थे उन किसानों का आंदोलन किया, यहाँ के मिल्क मजदूरों का आंदोलन किया और उस आंदोलन के जरिए दृष्टि स्पष्ट की कि मुझे क्या करना है। मैं इस देश का जो किसान है, इस देश का जो मजदूर है, उनका जो शोषण हो रहा है, वो शोषण खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की ओर से आंदोलन चलाया, संप किया। मुंबई के अंदर में जो संप हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया, और यह करते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां के कम्युनिस्टों को यह कहा था कि मिल में जो धोते पे, यानी जो सूद का काम होता है, जो मुंह से सूद निकालने का काम लगाने का काम करते हैं, उस खाते में हमारे अछूत भाइयों को देना चाहिए। तब डांगे साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर आप यहाँ पर वर्ग संघर्ष की बात करते हो, जब आप यहाँ के शोषितों की बात करते हो, और यह विषमता क्यों,
क्यों, अछूत बंद की व्यवस्था क्यों, ये सवाल उन्होंने उस वक्त यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी को पूछे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने आज तक वो जवाब नहीं दिया। दोस्तों, मैं बहुत से सपोर्ट में जाऊंगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के बारे में सोचते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी क्यों बर्खास्त करनी पड़ी, इसके पीछे में जो भी कहानी है, यहाँ के जो सामाजिक सुधार के लिए यहाँ पर जो आयोग आया था, और आयोग में बाबा साहब से कहा गया कि आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नेता हो, आपको अधिकार जो है वो लेबर के बारे में बात कहे, यहाँ के अछूतों के बारे में आप बात नहीं कह सकते। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के पहले महात्मा गांधी से लेकर जिन्ना तक जितने भी यहाँ के लोग थे उन सबको अनुमति मिली थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मिल रही। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में जो काम कर रहे थे उन सब नेताओं को बुलाकर उन्होंने कहा कि आने वाले आजादी के बाद जो समाज को जो फायदा मिलने वाला है उस फायदा का मेरा समाज वंचित न रहे, इस दृष्टिकोण से मुझे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करना पड़ता है। तब सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात को सहमति दी और 1942 में 20 जुलाई 1942 में नागपुर शहर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अपने बलबूते पे यहाँ के समाज को, जो समाज कुचला समाज था, शोषित समाज था, सामाजिक दृष्टि से विभक्त था, उन सब समाज में एकता लाने की बात कहकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज में चेतना पैदा की। इस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के लिए, उसके साथ संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए यहाँ के कार्यकर्ताओं को तैयार किया। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश की घटना के बारे में जब बात चली, तब यहाँ के राजनीतिक, यहाँ के वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ए अम्बेडकर, आप इस संविधान सभा में आ नहीं सकते, हमने इस संसद के दरवाजे, खिड़की या सब बंद करके रखा है, आप कहां से आओगे। तब सवाल ऐसा पैदा हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे से खड़े हुए मिले, तो बाबा साहब को लगा कि अगर संविधान सभा में नहीं जाऊं तो मेरे समाज का क्या होगा। बाबा साहब चिंतित थे। उस वक्त पश्चिम बंगाल में जोगेंद्र जी मंडल जो थे, उस मंडल ने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें आपको संविधान सभा में पहुंचाएंगे और बंगाल के नमोसूत्र और मुसलमान समाज के मिलकर, आप सबको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर का बंगाल से जोगेंद्र मंडल के नेतृत्व में चुनाव हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में गए और संविधान सभा में जाने के बाद जो कुछ उन्होंने बोला उस पर प्रभावित होकर तो बाबा साहब ने जो भाषण लिखा, जिसको आप टेक एंड राइटिंग मुझे जो है, जिसमें पूरा प्रभु लिखा कि देश में क्या क्या होगा, उस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर को जवाब दी गई है कि बाबा साहब अम्बेडकर, आप ये संविधान सभा का डॉक्ट्रिन कमेटी के चेयरमैन बनकर एक काम करेंगे। इस प्रकार की विनती उसके व्यवस्था ने की और आप सबको मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब आने के बाद सबसे पहले बात हमने इस घटना में लिखते वक्त एसटी का तो समर्थन किया, लेकिन भारतीय राज्य घटना के अंदर में 340 कदम लिखकर यहाँ के बहुजनों को, यहाँ के मराठे से लेकर सभी समाज को न्याय दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना में 340वां कलम लिखा। बाबा साहब घटना का मसूदा लिख रहे थे, उस वक्त
यहाँ के पंजाबराव देशमुख जो विदर्भ के नेता थे और एक समय में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी विदर्भ के नेता थे, बाबा साहब के सहकारी थे, वे बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और उन्होंने पूछा कि बाबा साहब आप तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे मराठा समाज, हमारा बहुजन समाज, इनके लिए आप क्या करना चाहते हो? तो बाबा साहब ने कहा कि पंजाबराव, मैंने यहाँ जो ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट आप पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा बाहर से आता हूं। और जब वो ड्राफ्ट पंजाब ने पढ़ा तो उसके आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने तो हमारे समाज के लिए 340 का कदम लेकर जो यहाँ की एक प्रगति का जो विचारधारा का जो मार्ग है आपने खोल दिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। ये बात जब उन्होंने मराठा के सामने बताई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना के द्वारा आप लोगों को रिजर्व देने की बात कही है, तो दोस्तों मराठा लोग क्यों गए? मराठा को ये लगा कि हम यहाँ के जमींदार है, हम यहाँ के राज्यकर्ता है और हम एक अछूत करके जिसमें लेंगे क्या। और उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बॉम्बे के राजगृह पर एक जुलूस निकाला और कहा कि हम ढेर नहीं है, हम ढेर नहीं है, तो हम यहाँ के, हम मराठा है, छानपुरी मराठा है। और इसलिए वो जाति अहंकार का दृष्टि से वो बात बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने कहा, तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, आज तुम्हारे पास 100, 150, 200 एकड़ जमीन है, लेकिन तुम्हारी फैमिली बनने के बाद वो जमीन का जो हिस्सेबाजी होगी तब आपके हिस्से में कितनी जमीन आएगी और तब आपको ये आरक्षण के बारे में तुम्हारे सोचना पड़ेगा। आज दोस्तों वही बाबा साहब अम्बेडकर की बात लेकर आज यहाँ का ओबीसी समाज, मराठा समाज आरक्षण के बारे में आंदोलन करता है, जबकि उस वक्त बाबा साहब की बात वो मानते तो भारतीय ये जो ओबीसी का जो संघ है, ये अधिकार वहां पर पहले ही मिल सकता था। तो दोस्तों यहाँ की जो जातीय मानसिकता है, इस मानसिकता के कारण वे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाने में आनाकानी करते हैं। जब इस देश को आजादी मिली और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1456 को नागपुर में दीक्षा लेने के बाद जो बात ताई ने कही है कि पत्रकारों ने जब बाबा साहब को पूछा कि आपने यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पर आरएसएस का और उनको चिढ़ाने के लिए आप यह धर्मांतर का काम करते क्या? तब उन्होंने कहा कि मुझे आरएसएस को चिढ़ाने या कुछ बोलने का, अब तकून करने की मेरी कोई मनीषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ये नागपुर सर, ये नागवंशीय सर है और नागवंशीय ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर नागवंशीय जो लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के प्रचारक है, रहे हैं और वो प्रचारक वही बात यहाँ नागपुर शहर से आगे बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों ये होने के बाद पत्रकार ने पूछा कि आप राजनीति छोड़ने क्या? तब बाबा साहब ने कहा कि मैं राजनीति छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं 14 जून 56 के बाद मैं शेड्यूल कास्ट नहीं रहूंगा, मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सभासद नहीं रहूंगा। तो इस बात बाबा साहब ने कही और बाबा साहब के दिमाग में जो बात कर रही थी कि ये सर्वव्यापक संगठन हो जो इस देश के पूंजीपति, जातीयवादी, यहाँ की सामंतशाही के खिलाफ लड़ने वाला पक्ष हो, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी देश के विरोधी पार्टी के जो नेता थे, चाहे लोहिया हो, चाहे एस एम जोशी हो, चाहे अत्रे हो, इन सभी लोगों को एक खत लिखे और अपनी बात कही कि यहाँ की जो नेहरू सरकार है, वह सरकार यहाँ के जो जमींदार और भागवदार इन लोगों के हित में काम कर रही है, तो हमें
एक लोकशाही से सर्वसामान्य जनता के उत्थान के लिए एक नई राजनीति पक्ष होना चाहिए। इस बात को उन्होंने सबके सामने रखा और इसी संदर्भ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की 26 तारीख को दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर ने 30 सितंबर 1956 को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बैठक बुलाई और बताया कि दोस्तों मैं 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म में जा रहा हूं, तब मैं शेड्यूल कास्ट नहीं रहूंगा और इसलिए मैं यहाँ की रिपब्लिकन पार्टी बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने सभी विषय वहां ठराव पास हुआ, रिपब्लिक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त होने का वहां ठराव पास हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर शहर में 14 अक्टूबर को सम्मति करने के बाद उनका 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हुआ। उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की 30-31 दिसंबर 1956 और 1 जनवरी 57 को अहमदनगर में बैठक हुई। तब ऑल इंडिया लेवल के जितने भी वहां के नेता थे वो लोग बैठे और उन्होंने 30 और 31 तारीख को पहली सभा में बाबा साहब अम्बेडकर को आदरांजलि अर्पण करने के बाद सभा स्थगित हुई और 31 और 1 जनवरी 1957 को वहां पर बाबा साहब का विचारों के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कैसे लाना चाहिए, तब बात यह निकली थी कि अपने संगठन के अंदर में बाबा साहब का विचारधारा वाला विद्वान आदमी नहीं है, इसलिए वहां पे प्रेसिडेंट की बात चली और बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े की अध्यक्षता में सभा थी और बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े को प्रेसिडेंट के अध्यक्ष चुने गए और एडवोकेट हरिदास आहवे को सर्किटलिस्ट चुना गया। तब सभी जो थे वो वहां के जो बॉम्बे के अंदर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थी, बाकी जो शैक्षणिक संस्था थे जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अंडर में आती थी, तब आवड़े बाबू ने वहां पे इन पर जो कुछ गैरव्यवहार था वो गैरव्यवहार आगे लाने की बात कही। तब वहां के प्रस्तावित नेताओं ने ऐसा लगा कि यह आदमी अगर इस ढंग से काम करेगा तो अपने लिए धोखादायक हो सकता है और फिर उनके खिलाफ षड्यंत्र करके इनको कैसा हटाया जाए, इनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार बात चली और 3 अक्टूबर 57 बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 56 को धम्म दीक्षा दी थी। नागपुर शहर में अधिवेशन लेना था तो 14 अक्टूबर 57 को लेना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर वहां के नेतृत्व में दसरे के दिन यहां अधिवेशन बुलाया, बौद्ध धर्म का भी और अपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी। और 3 अक्टूबर 1957 को नागपुर शहर में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई। उसके अध्यक्ष एक शिवराज को नियुक्त किया गया, जो शिवराज जी बाबा साहब के हयात में पार्टी छोड़कर मद्रास से इंडिपेंडेंट कर गए थे, लेकिन उनको महाराष्ट्र का आदमी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, इस हेतु से मद्रास से एक शिवराज को लाया गया और एक शिवराज के हाथ में पूरी रिपब्लिकन पार्टी की धुरा दी गई है। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना के बाद वहां जो रिजर्वेशन हुए, उस रिजर्वेशन में 3 नंबर का रिजर्वेशन है। वो 3 नंबर रिजर्वेशन क्या है? वो 3 नंबर रिजर्वेशन यह है कि ये जो हमारी पक्ष है और जो यहाँ की जो कार्यकारिणी नियुक्त हुई है, यह अस्थायी है, एडहॉक कमेटी है। इस पक्ष को 1 साल के अंदर में इस रिपब्लिकन पार्टी की सभासद नोंदनी होगी और रिपब्लिकन पार्टी के नीचे से लेकर प्रस्ताव तक चुनाव पद्धति होगी। वो चुनाव से जो कार्यकर्ता चुन के आएगा वो पार्टी में कार्यकर्ता रहेगा, नेता रहेगा। अब ये बात
होने के बाद इनको लगा कि मार्क्सिस्ट ने अगर हमको चुन के नहीं दिया तो हमारा क्या होगा। और इस बात को जो लोकशाही को मान्य है, लोकशाही के अंदर में हर एक समय के अंदर में चुनाव होना चाहिए संस्था का, पक्ष का, और अपनी मेंबरशिप करनी चाहिए। वो मेरे देवने कारण 3 अक्टूबर के सवाल पर ये सवाल पूछा गया नेताओं को कि आप रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या बात है। वो बात को टाला गया और ये बात को लेकर एक सिद्धांतवादी स्वर पर 24 सितंबर 1959 को पुरुष रिपब्लिकन पार्टी की निर्मित हुई। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह देश की लोकशाही के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश के सामाजिक विकासीकरण के लिए जो भी बातें हैं, उत्थान की बात है, उस आंदोलन कराने के लिए उन्होंने नेताओं को बात कही। लेकिन दोस्तों उसी वक्त अपन देखते हैं कि वो बात मानी नहीं गई और रिपब्लिकन पार्टी की दुहार हुई। दोस्तों यह होने के बाद फिर 63 में रिपब्लिकन पार्टी की एकता हुई और एकता होने के बाद 1964 में न भूतो न भविष्य का ऐसे भूमि रोग का सत्याग्रह हुआ, जहां पर लाखों की तादाद में सत्याग्रह में भाग लिए। जेल में जगह नहीं थी, कारपोरेशन स्कूल में और अन्य जगह पर इन लोगों को रखा गया और पूरे देश के अंदर में रिपब्लिकन पार्टी की ताकत उभर के सामने आई। उस देश के पंतप्रधान को इस बात को लोहा मानना पड़ा कि आपकी पार्टी कुछ है और आपको किसानों के लिए, यहाँ के श्रमिक को लिए, यहाँ के, और वो अपन देखते हैं कि 14 अक्टूबर 1964 में आंदोलन हुआ। उसी वक्त हमारे जाहिरनामा में लिखा था कि बैंक का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये जो कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने रखी, वो कार्यक्रम उस वक्त के भूमि आंदोलन में जो मैनिफेस्टो था, जो डिमांड की गई थी, उस डिमांड में वो बात को अंशीभूत किया गया। तो दोस्तों ये दृष्टि रिपब्लिकन पार्टी की थी। आगे हम सब देखते हैं कि 67 के अंदर में जब रिपब्लिकन पार्टी के नाम से रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में हमारे नुमाइंदे चुन के आए, आमदार बने और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल जो बना, जो कांग्रेस में भी था, उस पार्टी में हमारी रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में थी। हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश में थे, हमारे जो मंत्री है वो मंत्री पंजाब में थे, हमारे जो मंत्री है, हमारे जो आमदार थे वो बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो ये ताकत, ये लोहा रिपब्लिकन पार्टी का था। रिपब्लिकन पार्टी एक विरोधी पार्टी करके उभर रही थी, लेकिन क्या जाने क्या हुआ। 1967 में जो सवाल ली गई दिल्ली के अंदर में, दादा साहब गायकवाड़ ने कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी की युद्ध की बात करी। उस बात को यहाँ के जो रिपब्लिकन थे, अम्बेडकरवादी थे, उन लोगों ने दम से विरोध किया और कहा कि आप लोग ये गलत रास्ते ढूंढ रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपको अगर इस देश में बाबा साहब के सिद्धांत के अनुसार रिपब्लिक चलाना है तो हमें कांग्रेस के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात मानी नहीं गई। और इस वक्त ऐसा था दोस्तों कि रिपब्लिकन पार्टी जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर में रहता है, उस मोहल्ले के अंदर में कांग्रेस वाला सफेद टोपी डाल के जा नहीं सकता। अगर जो भी आदमी सफेद टोपी डालकर अम्बेडकरी मोहल्ले में जाता था, तब उसकी क्या हाल होती थी आपको सबको मालूम होना चाहिए और होगी कि बालकृष्ण वास्तविक 5 टोल में रहते थे, लेकिन वे जब कांग्रेस में गए तो उनको 5 पौड़ी के अंदर सीधे रास्ते से आने में अटोकी थी, क्योंकि वहां के बच्चे पिलाते थे तुम हरिजनों की औलाद। इसलिए वो ऐसा फेरा मारकर
चल जाते थे। ये अवस्था अम्बेडकर वादियों की थी। और हम देखते हैं कि जब 1957 में जब चुनाव हुए तो यहां से दो नुमाइंदे चुने गए थे, एक पंजाब असेंबली का और ए बी वर्धन जो कम्युनिस्ट थे। भाई ए बी वर्धन जब उनका फेडरेशन का उनके साथ अलायंस था तभी वो आमदार बने। उसके बाद वे कभी ही लोकसभा या विधानसभा में नहीं गए। इसका कारण यह था कि उस वक्त अपना अलायंस कम्युनिस्ट के साथ नहीं था। तो दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी ने अपने समविचारधारा के लोगों के लिए भी एक प्रोग्राम देकर उनको चुनाव लड़ने के लिए ये किया और उन लोगों ने हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा लिए। दादा साहब ने जब कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी की युति हुई, कांग्रेस वाले हमारे मोहल्ले में आने लगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में होने के कारण सत्ता का प्रलोभन हमारे जनता को कार्यकर्ता कर दिए गए। उन कार्यकर्ता जो कच्चे कार्यकर्ता थे उनके शिकार बन गए और वे लोग कांग्रेस के पार्टी में चले गए। इस ऐसा कर यानी जो एक धार थी, जो कांग्रेस विरोधी धार थी, जो यहाँ के बुद्धिपति के खिलाफ में धार थी, वो धार को भूतर करने का काम यहाँ के नेतृत्व ने किया। और आज हमें देखते हैं यहाँ तक पोजीशन आ गई है कि सीट्स और नो सीट्स हमारा अलायंस कांग्रेस साथ रहेगा। हमको तुम सीट दो या मत दो, ये हमारे रिपब्लिकन नेता ने किए। आज की जो अवस्था रिपब्लिकन पार्टी की है, इसका कारण है कोई है तो कारण यह है कि हमारे नेताओं ने अपने चंद सत्ता के स्वार्थ के लिए इस पार्टी को बेदखल कर दिया, बेच दिया। और आज रिपब्लिकन पार्टी से नाम से यहाँ जैसा कि ताई ने कहा कि यहाँ बहुजन धारा के लोगों ने यहाँ के दो समाज वाले, चाहे वो बीएसपी हो या वामदल हो या दलित पैंथर हो, इन लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी के बारे में निगेटिव विचारधारा फैलाई, एक द्वेष रिपब्लिकन पार्टी में फैलाई। और बात ऐसी हो गई कि रिपब्लिकन पार्टी का जो एक रुतबा था, रिपब्लिकन पार्टी का जो एक वर्चस्व था, उस वर्चस्व को खत्म करने के लिए इन लोगों ने जनता को संभ्रम में डाला। और आज अवस्था ऐसी हो गई कि रिपब्लिकन पार्टी के नाम से जब कोई बात निकलती है तो रिपब्लिकन पार्टी को हंसी के तौर पर लेते हैं। रिपब्लिकन पार्टी को ये लोग जानबूझकर टालने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो विचारधारा लोकशाही का है, समता स्वातंत्र बंधुत्व का है। रिपब्लिकन पार्टी के घटना में जो बात कही गई है वो मैडम ने कही है, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन उस रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि जो दबे कुछ के लोग हैं, चाहे देश के हो चाहे प्रदेश के हो, जहां भी अन्य अत्याचार होता है, उस अन्य अत्याचार के खिलाफ में हमारी रिपब्लिकन पार्टी दम से लड़ेगी, उसका विरोध करेगी और वो अन्यायग्रस्त आदमी को न्याय देने की बात रिपब्लिकन पार्टी करेगी। ये बात अपने रिपब्लिकन पार्टी के जनता में अंतर्भूत है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कोशिश की कि यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, बाबा साहब के हयात में ही उनके मूवमेंट में एक अंतर्राज्य विरोध की प्रचार कर रही थी। जब 1953 में यहाँ राजभोज में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी रहते वक्त कांग्रेस में चले गए, पक्ष में ये बात चली कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी कौन बनेंगे। तब बात चली, सब लोग सोचते रहते और उस वक्त इसके सेक्रेटरीज के नाम के लिए आवड़े बाबू का नाम आया। दशरथ पाटिल से लेकर बैठकर राजा कुमरागड़े और तत्सम जो भी नेता थे वे लोग रावड़े बाबू के साथ में दिल्ली गए। दिल्ली जाने तक हर स्टेशन के अंदर में आवड़े बाबू का साथ होता था कि ये गुरु का बेटे के सेक्रेटरी बनेंगे। लेकिन
वहां जाने के बाद ऐसी राजनीति चली कि आवड़े बाबू का नाम दान को पीछे करके बैरिस्टर राजाबाबू कोबरागड़े का नाम उनके सामने लाया और बैरिस्टर साहब को ट्रस्टी बनाए। दोस्तों, ये तो बात कही गई है, इसलिए कही गई है कि विदर्भ के अंदर में आवड़े बाबू बैरिस्टर राजाबाबू कोबरागड़े एक जगह पर अगर रह जाए तो एक अलग शक्ति निर्माण हो सकती है। और आवड़े बाबू ने तो अपना एक रुतबा बनाया था, जो संगठन बनाया था, चाहे वो संगठन शिक्षण संस्था में हो, तो वो संगठन कामगार फील्ड में हो, या वो संगठन हर क्षेत्र में हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर की जो संस्था थी उस संस्था को बढ़ाने करने का काम किया। और बैरिस्टर साहब को पहली बार दशरथ पाटिल को हटाकर बैरिस्टर साहब को अध्यक्ष करने का काम या आवड़े बाबू ने किया। तो ये जो आंदोलन में है बाबा साहब अम्बेडकर के, आवड़े बाबू की जो भूमिका है वो भूमिका अवर्णनीय है। आवड़े बाबू ने जिस ढंग से काम किया कि नहीं, बाबा साहब के तत्वों पे किसी भी प्रकार से वो बात बाबा साहब अम्बेडकर को परखने वाली बात होना चाहिए, तत्व होना चाहिए, तभी हमने शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिपब्लिकन विचारधारा, ये विचारधारा जो है सामाजिक समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, जो मूल्य तथागत भगवान बुद्ध ने हमको दिया, उसी मूल्य को लेकर ये पार्टी चलाने की जो बात थी वो होना चाहिए। इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी की अवस्था क्या है। आज रिपब्लिकन पार्टी ने अलायंस कर अपने पैसा कमाने की बात कर रही है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता अपने बच्चों को आगे लाने के लिए सब राजनीति करते हैं और प्रिंसिपल जो है, तो तत्व जो है, वो तत्व को छोड़ देते हैं। जिस यहाँ के कम्युनिस्ट और यहाँ के कांग्रेस और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी, ये जो पार्टी है, ये पार्टी प्रस्तावित व्यवस्था के साथ रहने वाली पार्टी है। यहाँ की जो पार्टियां है, ये पार्टी यहाँ के पूंजीपतियों के साथ रहने वाली पार्टी है। और यहाँ का जो शोषित समाज है, उस समाज के लिए कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे रिपब्लिकन पार्टी के नेता केवल आमदार के लिए, केवल खानदार के लिए इस पक्ष को तोड़ने की जो बात करते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ के जवानों का, यहाँ के तरुण लोगों का एक काम होता है कि वे उनको बताए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बताया, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धांत कौन सा दिया है, वो सिद्धांत में लड़ेंगे, वो रिपब्लिकन विचारधारा के लिए लड़ेंगे। इस बात के लिए मैं रवि अम्बारी जी को धन्यवाद दूंगा कि आप सही माने में सागर अखबार के लड़के लगते हो, जो आज में रिपब्लिकन पार्टी के लिए लड़ा था। तो दोस्तों, ये विचारधारा लेकर आपकी जो विचारधारा है और जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली के अनुसार यहाँ के जवान अगर साथ में आकर कुछ करते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य उज्जवल है। आज न कल रिपब्लिकन पार्टी केंद्र में सत्ता स्थान पे जा सकती है। बशर्ते यह है कि हम लोग स्वार्थ के साथ किसी को बिके नहीं, तत्व के साथ समझौता न करें, बाबा साहब के सिद्धांत के खिलाफ न जाए। बाबा साहब अपने बताई लोकशाही की बात है, उस बात पे अगर रहकर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और इसलिए मैं यहाँ पर जो मुझे बुलाया गया, हमारे साथी मुझे लेने आए, तो उन्होंने पूछा मुझे कि आपको क्यों बुलाया गया। मैंने बोला मुझे तो नहीं मालूम कि मुझे क्यों बुलाया गया। मैंने बोला वो जिन लोगों के ने आवेदन किया है उन लोगों को पूछो कि इस आदमी को क्यों बुलाया, वो बताएंगे। आपको क्या बताऊं? मैं बताऊं कि मैं ये था, मैं वो था? नहीं। तो दोस्तों, जवान लड़कों को जो रिपब्लिकन पार्टी के विचारधारा से काम करते हैं वे लोग अज्ञात है, और जो चालू रिपब्लिकन पार्टी का काम करते हैं वही जनता तक जाते हैं। और जनता में ये बात होती है कि ये जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो वही रिपब्लिकन पार्टी, चाहे वो रामदास आठवले की हो, चाहे और रिपब्लिकन पार्टी जो वंशाट रिपब्लिकन पार्टी के गुट है,
वही गुड रिपब्लिक पार्टी चलाते हैं। इस पद्धत के धारणा जो हुई है, ये धारणा गलत धारणा है और इस गलत धारणा को तोड़ने के लिए युवकों को आगे आना चाहिए, हमारे माँ बहनों ने आगे आना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो एक नीला झंडा दिया है, रिपब्लिकन विचारधारा दी है, जो विचारधारा यहाँ के दलितों से लेकर आदिवासियों तक, यहाँ के बहुजन से लेकर सवर्णों तक हर समाज का उत्थान करने की बात करता है, सत्ता में प्रभाव करने की बात करता है, यहाँ के महिलाओं को एक अधिकार देने की बात करता है। वो रिपब्लिकन पार्टी है और वो रिपब्लिकन पार्टी के विचारधारा के अनुसार आप लोगों ने अगर सही मायने में काम किए तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक भविष्य में अच्छा संदेश जा सकता है। लेकिन आप लोगों को एक बात से मैं विनती करूंगा कि ये जो बिकाऊ रिपब्लिकन पार्टी नेता है, उन नेताओं से बचकर रहिए, उन नेताओं से बचकर रह के सही रिपब्लिकन के रास्ते पे चलने की कोशिश करें तो सही मायने में होगा। और रिपब्लिकन के छोड़कर आज मुझे बड़ा खुशी हुई कि यहाँ इसके पहले मैं 28 तारीख को इस सभा में कार्यक्रम दिया, तब देखा था कि यहाँ पर ऐसी लाइन लगी थी फोटो की, लेकिन आज जब मैं देखा तो केवल यहाँ पे एक ही फोटो है जो बाबा साहब अम्बेडकर की। तो यह सत्ता अम्बेडकरवादी है कि जो केवल बात अम्बेडकर वाद भी करता है, यह आम आदमी है। और इसलिए हम ऐसे जवान लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप सही मायने में इस ढंग से काम करें कि हम सही बाबा साहब की बात ये जनता तक पहुंचाए। दोस्तों, मैं आज के आयोजक का शुक्रगुजार करता हूं। आपने मुझे सुना, इसलिए आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे वाणी को यहाँ विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।